दोस्तों, श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की बुक सूखे सुनसान नालों में उसकी अगली कहानी है विंध्याचल की टेकरी पर। दिल्ली से बंबई जाने वाले दक्षिणापथ के दाईं तरफ इंदौर से प्रायः 25 मील पहले विंध्याचल की घाटियों में एक ऊंचा पर्वत शिखर दिखाई पड़ता है जिसे वहां के लोग टेकरी के नाम से पुकारते हैं। टेकरी संभवतः 1200 फुट ऊंची रही होगी और उसकी चोटी पर बरगद का एक अच्छा भारी वृक्ष खड़ा है। वृक्ष के पास ही एक प्राचीन देवी का मंदिर है जहां वर्ष में एक बार मेला लगता है। यह तो ठीक है कि मेले के दिनों में वहां पर चहल पहल रहती है, यात्री आते जाते रहते हैं, किंतु उसके समाप्त होते ही वहां पर एक ऐसी शून्यता छा जाती है कि उस समोची टेकरी और उस पर बने हुए कच्चे मार्ग पर मनुष्य की छाया भी नहीं दिखाई पड़ती। यदि कोई दिख सकता है तो कोई घूमता फिरता वन्य प्राणी, और कोई नहीं। एक बार ऐसे ही सूने दिनों में मैं उस टेकरी पर गया था। वैसे तो शायद मैं उस पर ना जाता, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से वो कोई महत्व का स्थान नहीं है, किंतु उस पर दूर से दिखाई पड़ने वाले उस रहस्यमय बरगद वृक्ष ने, जिसे मैं दक्षिणापथ से आते जाते हमेशा देखा करता था, उसने मुझे अपनी तरफ इतना ज्यादा आकर्षित कर लिया था कि उसे पास से देखने और उसकी शाखाओं पर मचान बांधकर उस पर 2-4 दिन बिताने के अपने प्रलोभन को मैं किसी तरह रोक ना सका और एक दिन उधर ही चल पड़ा। मुझे बताया गया था कि टेकरी पर पानी नहीं मिलता। हाँ, उसके पीछे एक जलधारा अवश्य बहती है जो मेरे जल की आवश्यकता को पूर्ण कर सकती है। इसलिए एक लंबा चक्कर काटकर पहले तो मैं धारा पर गया और उसमें से अपनी कैनवास की छागल मैंने भरी, और जब मैं चोटी पर पहुंचा तो जेठ के महीने का लंबा दिन संध्या में परिणित होने की तैयारी कर रहा था। प्रवास से लौटे हुए पक्षी वृक्षों पर आकर बैठ चुके थे, किंतु मुझे कोई विशेष काम नहीं करना था। मोटे कैनवास की एक मजबूत मचान मेरे पास पहले से ही तैयार थी। बरगद पर चढ़कर उसकी शाखाओं पर सुरक्षित तरीके से मैंने मचान को बांध दिया और अपना बाकी का सामान उसके पास की शाखाओं पर लटका कर निश्चित होकर बैठ गया। शाम बीती, रात आ गई। सामने ही मील भर दूर शाजापुर की बस्ती में दीपक जल उठे। टेकरी के बाईं तरफ फैले हुए पांडुखेड़ा के जंगल में से वन्य जंतुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी शवर की पौक पौक पुकार सुनाई पड़ जाती थी, जिससे स्पष्ट पता चल जाता था कि शेर शिकार पर निकल चुका है और उसे देखकर ही शवर वनवासियों को सावधान कर रहा है। कभी कभी किसी अकेले गीदड़ की, जो अनेक बार शेर का पथदर्शक बनकर उसके साथ चलता है, हुआऊं हुआऊं आवाज कानों में आने लगती थी। एक बार शेर की ओम उम घाम की दहाड़ भी सुनाई पड़ी, जो दूर तक घाटी में गूंज गई। शिवालिक की घाटियों की अपेक्षा विंध्याचल के जंगलों में शेर अधिक संख्या में पाए जाते हैं और उनमें से कितने ही नरभक्षी बन जाते हैं, किंतु मैं निर्भय था, क्योंकि मेरी मचान पर्याप्त ऊंचाई पर बंधी थी जहां तक शेर पहुंच नहीं सकता था। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आ गई। अभी 2 दिन पहले ही मेरे एक रेंजर मित्र ने मुझे बताया था कि यहाँ के बघेरे तो वृक्ष पर चढ़ ही सकते हैं, यानी कि लेपर्ड। कोई कोई शेर भी वृक्ष पर चढ़ जाता है, यानी कि टाइगर। उस समय तो इस बात पर विश्वास किया नहीं था, लेकिन अभी जब मैं सूने पेड़ पर बैठा हूं तो मुझे इस बात पर विश्वास हो चला था, क्योंकि अविश्वास करने का साहस ही नहीं हो रहा था। और इस आशंका से कि कहीं सचमुच ही मैन ईटर टाइगर, यानी कि नरभक्षी शेर, यहाँ पर चढ़ न आए, मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैं जागता रहा। मैंने समझा था कि इस सूखी टेकरी पर वन्य पशु आते नहीं होंगे, आकर करेंगे भी तो क्या करेंगे, उनके लिए यहाँ पर रखा ही क्या है। किंतु देखकर आश्चर्य हुआ कि मचान के नीचे रात भर उनके पैरों की आहट सुनाई पड़ रही थी। वे कौन थे ये तो पता नहीं चल सका,
लेकिन इतना तो ठीक था कि वो भूत प्रेत नहीं थे, ना प्रेत, ना देवी के मंदिर पर आने वाली कोई गुप्त आत्माएं। वे थे तो जंगली जानवर ही। उस समय यदि मैं चाहता तो टॉर्च जलाकर उन्हें देख सकता था, लेकिन ऐसा करने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उनके वे रहस्यपूर्ण पैरों के शब्द शरीर में एक ऐसी मीठी सनसनी और हृदय में एक ऐसा आनंदपूर्ण भय पैदा कर देते थे कि उस आनंद से मैं अपने आप को वंचित नहीं करना चाहता था। लेकिन रात बीतने पर वृक्ष से उतरकर जब मैंने नीचे की धरती पर उनके पद चिन्हों की खोज प्रारंभ की, एक भी चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। कारण इसका शायद यह था कि टेकरी की सारी धरती पक्की है, जिस पर पद चिन्ह यानी पग मार्क बन ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी मन में एक तरह का संदेह तो हो ही गया था कि वे क्या सचमुच वन्य पशु ही थे या फिर कुछ और था। या जाने दो, इस चिंता से अब क्या लाभ, वे चाहे कोई भी रहे हों। उन्होंने जब मुझे कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं तो उनके संबंध में चिंता भी क्यों की जाए। अंगोछा और छागल संभाल कर जलधारा की तरफ मैं चल पड़ा और 15 ही मिनट में उसके तट पर जा पहुंचा। दूर तक चट्टाने ही चट्टाने बिछी हैं, कहीं कहीं रेत भी है, जिस पर कितने ही जंगली जानवरों के अलग अलग पग मार्क्स हैं। टाइगर के भी हैं, डियर के भी हैं। देर तक उन्हें देखता रहा, दूर दूर तक का किनारा छान मारा और बाद में नदी की धारा में उतरकर जी भर के स्नान किया। फिर भरा छागल में ताजा पानी, फिर बढ़ चला टेकरी की तरफ। सोचा था कि प्रातराश टेकरी पर ही जाकर करूंगा, किंतु आधा तो बीच में ही हो गया। समूचा जंगल पके हुए सीताफलों, प्योलों और करोंदों से भरा है, जिनकी मीठी गंध तो दूर दूर तक चली जाती है पहाड़ पर। दिल्ली में मिलते हैं ये पैसों के बदले, रुपए का एक सेर, लेकिन यहाँ पर वन देवता उनका निःशुल्क दान करते हैं। जितने चाहो जी भर के खा लो। कुछ तो वृक्ष के नीचे खड़े होकर खाए, कुछ भर लिए थैले में और आ पहुंचा टेकरी पर। धीरे धीरे दिन तप गया, प्रचंड लू बहने लगी, लेकिन जो मेरी मचान बंधी थी हरे पत्तों के घने झुरमुट में, एकदम एयर कंडीशन्ड। जैसे ही उस पर जाकर बैठा, गर्मी स्वयं ही शांत हो गई। पास की डालियों में कुछ पक्षी भी पत्तों में छिपके बैठे थे, जो कि शायद लू से बचने के लिए ऐसे बैठे थे। उनकी तरफ देखे बिना ही कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर मचान पर लेटकर मैं बुक पढ़ने लगा। 12 बजे दूध के साथ कुछ फलाहार किया, फिर सो गया। रात भर सोया नहीं था ना, अच्छी नींद आ गई। 4 बजे जागा, दूरबीन लगाकर जंगल का निरीक्षण करने लगा। 15 ही मिनट में 20 मील घुमाया। जंगल के जो भाग आज तक भी नहीं देखे थे, दूरबीन से सहज ही देख लिए। 5 बजते ही फिर धारा पर जा पहुंचा। कुछ देर उसकी गीली रेत में बैठा, फिर स्नान करके छागल में ताजा पानी भरा, फिर आ गया मचान पर। 3 दिन मैं इस टेकरी पर ठहरा। चाहता तो 2-3 दिन और रुक सकता था, क्योंकि मेरे पास भोजन पर्याप्त था, लेकिन और ज़्यादा ठहरने की इच्छा नहीं हुई। चौथे दिन चल पड़ा। अभी तक टेकरी के पीछे का भाग ही मैंने देखा था, क्योंकि धारा पर उधर से ही उतरना होता था, किंतु इस समय आगे की तरफ से उतर रहा था। इस तरफ एक आगे अच्छी चौड़ी पगडंडी बनी है, जो यात्रियों के जाने से बहुत पक्की हो गई है। पगडंडी के दोनों तरफ फलों से लदे हुए वृक्ष लगे हैं, प्याल, सीताफल आदि। कभी कभी बीच में ठहर कर उन्हें तोड़ लेता हूँ और खाता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। अभी आधा फरलांग ही उतरा था कि बाईं तरफ के झुरमुट में से गुआऊं गाऊं की पतली सी आवाज कान में आकर लगी और मैं तत्काल ठहर गया। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर के बच्चे कहीं बैठे हैं और मुझे आते देखकर भय से चीख उठे हैं। पुकार निरंतर आ रही है। पहले तो पहचान नहीं सका किसकी आवाज होगी, लेकिन इन सीताफलों ने स्मरण करा दिया कि वो जरूर ही रीछनी के बच्चे होंगे, यानी कि स्लॉथ बेयर, जो इन फलों के लोभ में इधर कहीं पास में ही डेरा डाले पड़ी होगी। तत्काल पास में खड़े सीताफल के वृक्ष एक लंबी और पक्की शाखा तोड़ ली, पत्ते झाड़ दिए, थैले में से एक पुराना कपड़ा निकालकर उसके सिरे पर कस कर बांध दिया, कुप्पी का कॉर्क खोलकर ये सरसों के तेल से उसे तर कर दिया। बाद में दूसरी कुप्पी में से थोड़ा मिट्टी का तेल भी डाल दिया और निर्भय हो गया। इस मशाल के रहते अब मुझे कोई डर नहीं था।
लेकिन गांव की आवाज ऊंची होती जा रही है, आसपास की घाटियां गूंज रही हैं। सोचा, यदि यहां से आगे बढ़ जाऊं तो इनका चिल्लाना शायद बंद हो जाए और विपत्ति भी टल जाए। लेकिन 10-15 कदम ही बढ़ा था, दाईं तरफ के एक ऊंचे टीले से किसी के तेजी से नीचे उतरने के शब्द सुनाई पड़ने लगे, जैसे कोई बहुत ही वेग से झाड़ियों को धकेलता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा है। क्षण भर बाद ही मैंने उसे देख लिया। मेरा अनुमान ठीक था, वो सही में रीशनी ही थी, यानी कि फीमेल स्लॉथ बेयर, और टीले से फिसलती हुई पागलों की तरह भागी चली आ रही थी। अच्छा हुआ जो समय रहते मैंने मशाल तैयार कर ली थी, नहीं तो उस मूर्खा से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता। मूर्खा मैं उसे इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, उसके बच्चों को भी नहीं छेड़ा है, फिर भी वो मुझे अपराधी समझ रही है। ये उसकी मूर्खता नहीं थी तो फिर और क्या थी। देखते ही देखते वो नीचे उतर आई और मुझसे लगभग 100 हाथ दूर का ठहर कर मेरी तरफ देखने लगी। कुछ क्षणों तक वो मुझे देखती रही, फिर एक साथ घूमकर बच्चों की तरफ मुड़ गई। उसने शायद सोचा होगा कि पहले बच्चों को आश्वासन दे लूं, फिर इस आदमी से भी समझ लूंगी। ये तो मेरे हाथ में ही है, कहाँ जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात सोच रहा था कि इस अभागी रीछनी यानी फीमेल स्लॉथ बेयर से मेरा सामना ना हो तो ही ठीक है। यद्यपि यह तो ठीक है, इस मशाल के चलते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, हाथ हर तरह से मेरा ही ऊंचा रहता, किंतु यह भी तो संभव था कि वो अपनी भाषा में बोलकर अपने दूसरे साथियों को, जो कि संभवतः सीताफल और करौंदे खाते हुए आसपास ही घूम रहे होंगे, बुला लेती। तब तो मैं सचमुच ही विपत्ति में फंस जाता। अतएव उससे बच निकलना ही मैंने बेहतर समझा, और जैसे ही देखा कि वो बच्चों की तरफ मुड़ गई है, मैं तुरंत पीछे की तरफ भाग निकला। लेकिन बात बनी नहीं। खूनी पशुओं के स्वभाव को जानते हुए भी कि जो उनसे डर के भागता है वे उसका पीछा किए बिना नहीं रहते, रीछनी से बच निकलने की इस धुन में मैं सत्य को भूल गया था, और उसका प्रमाण मैंने हाथों हाथ ही पा लिया। संभव है कि यदि मैं नहीं भागता तो वो मुझ पर झपटती भी नहीं और अपने बच्चों को सकुशल देखकर मेरी उपेक्षा कर देती। लेकिन जब उसने देखा कि मैं भागा जा रहा हूं, उसका साहस बढ़ गया, हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी और तुरंत ही लौटकर वो मेरी तरफ दौड़ पड़ी। अब तो मुझे ठहरना पड़ा। कोट की जेब से माचिस निकालकर मशाल जलाई, उसकी प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मशाल की लपटों को देखकर वो उल्टे पैरों भाग जाएगी, किंतु जब देखा कि वो उसकी पूर्ण उपेक्षा करके मेरी तरफ बढ़ी ही आ रही है तो मेरे मन में संदेह भर उठा। लगा जंगल के अन्य पशुओं से यह विचित्र रीछनी अवश्य बहुत ज्यादा भिन्न है। या तो रीछ के रूप में कोई प्रेतात्मा है, या ये है पागल। नहीं तो जिस आग से सभी वन्य पशु डरते हैं, ये क्यों नहीं डर रही। क्षण का भी विलंब ना करके मैंने मशाल को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक ही मिनट में दृश्य बदल गया। मुझे अपनी तरफ आते देखकर पहले तो एक साथ ठहर कर अपने पिछले पैरों पर खड़ी हो गई, फिर फुर्ती से घूमकर चारों पैरों से इस तरह भागने लगी कि उस विपत्ति के समय पर भी मुझे हंसी आ गई। कुछ दूर तक मैंने उसका पीछा किया और एक बार तो यह भी सोचा कि इसका एक बच्चा भी पकड़ लूं, मगर वैसा नहीं किया। समय नहीं था, दिन तपता जा रहा था और अभी 2 मील थका देने वाला मार्ग और भी पार करना था। किंतु लौटते समय सीताफलों को नहीं भूला, पास के वृक्ष से उन्हें तोड़कर अपना थैला भर लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये छोटी सी कहानी। हमारी अगली कहानी होगी जेठ के 2 दिन। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।